हेलो एवरीवन, आज हम कैंटिलीवर बीम का शेयर फोर्स डायग्राम और बेंड्यूमेंट डायग्राम बनाएंगे। तो कैंटिलीवर बीम एक हमने ले ली है और क्वेश्चन ये है कि इसमें हमें इसके रिएक्शंस पता करना है और इसका शेयर फोर्स डायग्राम और बेंड्यूमेंट डायग्राम पता करना है। तो कैंटिलीवर बीम में हमारे पास एक यूडीएल गिवन है, तो इस यूडीएल के सारे लोड को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट इज 10 × 4 दैट इज इक्वल टू 40 और 4 मीटर 2 मीटर और 2 मीटर में इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। चूंकि यहाँ पर फिक्स सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट में पहले बताया गया था 3 रिएक्शंस होते हैं। एक सरफेस के अलोंग होता है, सपोर्ट के सरफेस के अलोंग, इसका नाम हम बी वाई रख सकते हैं। एक सरफेस के अलोंग होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर, उसका नाम हम बी एक्स रख सकते हैं। और एक रिएक्शन मूवमेंट होता है एम। ये फिक्स सपोर्ट पर हमारे पास 3 रिएक्शंस होते हैं। अब इसमें हमें रिएक्शंस निकालने हैं और शेयर फोर्स डायग्राम और बेंड्यूमेंट डायग्राम बनाना है। तो रिएक्शंस निकालने के लिए हम लोग फर्स्ट पॉइंट, जैसे ए पॉइंट है, सबसे किनारे पर पॉइंट ए है, इसके अबाउट हम मूवमेंट 0 कर दे रहे हैं। ओके, सबसे किनारे वाले पॉइंट के अबाउट हम लोग रिएक्शंस निकालने के लिए मूवमेंट 0 करते हैं। या आधा चाहे कोई भी बीम हो, तो 10 किलो न्यूटन वहीं से पास हो रहा है, कोई मूवमेंट नहीं बनाएगा। ये वाला 40 इस ए के अबाउट क्लॉकवाइज घूम जाएगा, दैट इज इक्वल टू 40। और इसकी ए से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी दैट इज 4, 2 + 2 4। एक हमारे पास कपल मूवमेंट भी है, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसको -20 लिख सकते हैं डायरेक्टली। फिर बी वाई इस ए के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा, तो ये हो जाएगा -बी वाई और इस बी वाई इसकी डिस्टेंस हो जाएगी 2 + 4 6 और 2 8। ओके, ये हो गया। जहाँ तक बात है बी एक्स की, तो बी एक्स बी से गुजर रहा है, आगे बढ़ने पे ए से गुजरेगा, वो कोई मूवमेंट नहीं बनाएगा और वैसे भी आमतौर पर हॉरिजॉन्टल रिएक्शन की वैल्यू 0 होती है। फिर हमारे पास एक रिएक्शन मूवमेंट भी है। अब रिएक्शन मूवमेंट है तो वो मूवमेंट ही, तो हमें इसे चुपचाप हम इसको एम के तौर पर इस तरीके से लिख देंगे, दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि रिएक्शन मूवमेंट आफ्टर ऑल वो मूवमेंट है और अभी हम मूवमेंट की इक्वेशन बना रहे हैं। तो जो भी मूवमेंट्स होंगे, चाहे ये मूवमेंट हो चाहे एम के फॉर्म में मूवमेंट हो, उसको डायरेक्टली हम इक्वेशन में लिख सकते हैं। और हमने उसको क्लॉकवाइज माना है, तो अभी हम +m के तौर पर ही उसको लिखेंगे। तो इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी 160 -20 -8 by + m = 0। तो इसको हम सिंपल कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा m -8 by और 160 -20 140, उधर जाके हो जाएगा -140। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगा देते हैं, समेशन Fi = 0। समेशन Fi में सिर्फ फोर्सेस काउंट होंगे, तो 10 नीचे की तरफ है दैट इज -10 और ये 40 नीचे की तरफ है दैट इज -40 और +by सिर्फ फोर्सेस काउंट करेंगे दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से by की वैल्यू बहुत इजीली हो सकती है, दैट इज इक्वल टू 50। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, पुटिंग इन 1। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो m माइनस by की जगह 50 पुट कर देंगे, तो 8 × 50 हो गया, दैट इज 400 इज इक्वल टू -140। तो m की वैल्यू हो जाएगी -140 + 400, यानी कि m की वैल्यू हो जाएगी 260 किलो न्यूटन मीटर। आफ्टर मूवमेंट है और ये मूवमेंट पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि अगर हमने इसको क्लॉकवाइज माना है, यानी कि मूवमेंट हमारा क्लॉकवाइज ही होगा। ओके, चलिए, जैसे हम लोग शेयर फोर्स बाकी बीम्स में कैलकुलेशन करते हैं तो उसी तरीके से करेंगे। आपको ये नहीं सोचना कि कैंटिलीवर बीम आ गई तो हम कोई नया तरीका अपनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं शेयर फोर्स एट द पॉइंट दैट इज ए पर हमारे पास पॉइंट लोड है, यानी कि यहाँ पर 2 वैल्यूज बनेंगी। पहले इसको काउंट नहीं करेंगे, तो उसके लेफ्ट में देखेंगे, लेफ्ट से हम कैलकुलेट करते हैं, यानी कि पहली वैल्यू हो जाएगी 0 और दूसरी वैल्यू हो जाएगी 0 -10, क्योंकि नीचे की तरफ है, यानी कि द वैल्यूज विल बी 0, -10। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास दैट इज सी पर कोई पॉइंट लोड नहीं है, तो ए की वैल्यू होगी, तो इसके सी के लेफ्ट में सिर्फ एक ही फोर्स है 10 नीचे की तरफ, दैट इज सिंपली इक्वल्स टू -10। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज डी। जब हम डी पर देखें, डी पर भी कोई पॉइंट लोड नहीं है। और जहाँ तक मूवमेंट की बात है, तो मूवमेंट को तो अभी हम शेयर फोर्स में वैसे भी नहीं शामिल करते हैं, तो डी पर कोई पॉइंट लोड नहीं है, तो ए की वैल्यू होगी, तो इसके लेफ्ट में ये 10 है और ये 40 है, दोनों नीचे की तरफ है, तो इनका हो जाएगा दैट इज -50। नेक्स्ट पॉइंट आता है शेयर फोर्स एट द पॉइंट दैट इज बी। बी पर पॉइंट लोड है बी वाई के फॉर्म में, यानी कि यहाँ पर 2 वैल्यूज बनेगी। ओके, पहले बी वाई को काउंट नहीं करेंगे। जब बी वाई को काउंट नहीं करेंगे तो हमारे पास सिर्फ हो गया 10 और 40, इनका हो जाएगा दैट इज -50, वो आना भी -50 और दूसरी वैल्यू -50 + बी वाई। बहुत सिंपल है, तो -50, 0। ओके, चलिए अब बेंड्यूमेंट कैलकुलेशंस करते हैं। बेंड्यूमेंट एट द हम सारे कैलकुलेशंस को अभी हम लोग जितने भी प्रॉब्लम्स हमने की हम लेफ्ट साइड से कर रहे हैं, और लेफ्ट साइड से करने पर हमें यह ध्यान रखना पड़ता है कि अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव लेते हैं, डाउनवर्ड फोर्स को नेगेटिव लेते हैं, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं, और यदि वो एंटी क्लॉकवाइज है तो वो नेगेटिव लेते हैं। ये लेफ्ट के साइन कन्वेंशंस हैं, जिसको अभी तक हम अपने न्यूमेरिकल्स में फॉलो कर रहे हैं, और अभी तक हम जो भी बीम पिछले भी हमने प्रॉब्लम्स की सबको हम लोग लेफ्ट से ही कैलकुलेट कर रहे हैं। इसीलिए अपवर्ड फोर्स को शेयर फोर्स, ये सारे जो साइन कन्वेंशन हैं दीज आर फॉर शेयर फोर्स
एंड बेंडिंग मोमेंट। अगर लेफ्ट से अपवर्ड फोर्स दिख रहा है तो पॉजिटिव माना जाएगा, और लेफ्ट से डाउनवर्ड फोर्स दिख रहा है तो वो नेगेटिव माना जाएगा। लेफ्ट से क्लॉकवाइज मूवमेंट है पॉजिटिव लिया जाएगा, और लेफ्ट से अगर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है तो नेगेटिव। ये हम सब लेफ्ट के साइन कन्वेंशन ले रहे हैं और हम लोग अभी तक लेफ्ट की ही चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। तो बेंडिंग मोमेंट एट ए पर कोई कपल नहीं, एक ही वैल्यू की, इसके लेफ्ट में कोई फोर्स नहीं है, यानी कि द वैल्यू विल बी जीरो। जहां तक बात है 10 किलो न्यूटन की, यहीं से गुजर रहा है, कोई मूवमेंट नहीं बनाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है दैट इज सी। सी पर भी कोई कपल मूवमेंट नहीं, तो एक ही वैल्यू बनेगी। मूवमेंट सी के अबाउट लेंगे तो इसके लेफ्ट को सिर्फ देखना है, इसके लेफ्ट में 10 है, 10 सी के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा, दैट इज -20, क्योंकि 2 डिस्टेंस है इसकी। फिर बेंडिंग मोमेंट एट डी। डी पर हमारे पास कपल मूवमेंट है, यानी कि यहां पर बेंडिंग मोमेंट की 2 वैल्यूज बनेगी। ओके, पहले इस 20 किलो न्यूटन मीटर को काउंट नहीं करेंगे और मूवमेंट हम डी के अबाउट लेंगे। तो जब डी के अबाउट मूवमेंट लेंगे तो 10 और 40, 10 जो है इस डी के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा 6 मीटर की डिस्टेंस लेके, यानी कि -10 × 6। फिर ये वाला 40 एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा डी के अबाउट 2 मीटर की डिस्टेंस, तो यानी कि 40 × 2 80, तो ये हो जाएगा -140। ओके, पहली वैल्यू -140, दूसरी वैल्यू -140 में चूंकि ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है तो ये और माइनस हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी -140, -160। अब आता है लास्ट पॉइंट, दैट इज बेंडिंग मोमेंट एट द पॉइंट दैट इज बी। जब हम बी पर बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे तो मूवमेंट बी के अबाउट लेंगे, मूवमेंट बी के अबाउट लेंगे, और यहाँ पर चूंकि हमारे पास रिएक्शन वाला मूवमेंट भी है, तो रिएक्शन वाला मूवमेंट है आफ्टर ऑल, यानी कि मूवमेंट यहाँ पर सम्मिलित है, तो यानी कि यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट की हम कह सकते हैं कि 2 वैल्यूज बनेंगी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एम के प्रेजेंस की वजह से। ओके, पहले इस एम को काउंट नहीं करेंगे, मूवमेंट बी के अबाउट लेंगे, तो मूवमेंट बनाने की जिम्मेदारी इस 10 किलो न्यूटन की होगी, इस 40 की होगी। और चूंकि अगर किसी पॉइंट के लेफ्ट में अगर कोई मूवमेंट पड़ रहा है पहले से, तो उसको भी शामिल करना, ये पिछले टर्न पर भी बताया गया था। तो सबसे पहले 10 को घुमाएंगे, इस बी के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा 2 + 4 6 और 2 8 डिस्टेंस लेके, यानी कि दिस विल बी इक्वल्स टू -10 × 8। फिर ये वाला 40 इसके अबाउट एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा 2 + 2 4, यानी कि दैट इज -40 × 4। ओके, अभी हम फर्स्ट वैल्यू बना रहे हैं क्योंकि एम को काउंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन बी के लेफ्ट में ये मूवमेंट ही पड़ रहा है, और अभी हम बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशंस कर रहे हैं, तो अगर कोई मूवमेंट पड़ता है तो उसको भी शामिल करना है। तो बी के लेफ्ट में ये मूवमेंट पड़ रहा है और एंटी क्लॉकवाइज नेचर का है, और हम लेफ्ट से ही कैलकुलेट कर रहे हैं, हम सिंपली इसको लिख सकते हैं दैट इज -20। ये हो जाएगा -80, -160, 240, दैट इज इक्वल टू -260। पहली वैल्यू -260 होगी, दूसरी वैल्यू 0 आनी चाहिए, तो -260 में इस m को ऐड कर देंगे, क्योंकि m को अभी हमने क्लॉकवाइज माना। आप वैल्यूज मत देखिए, हमने जो अपने फ्री बॉडी डायग्राम में m को कैसा माना है, क्लॉकवाइज माना है, तो आप लेफ्ट से कैलकुलेट करें तो इसको सीधे सीधे आप +m लिख देंगे। ओके, +m लिखा। जब m की वैल्यू को ढूंढेंगे तो m की वैल्यू एक्जैक्टली 260 है, वो होनी भी चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल वो 0 आएगा, तभी सारी चीजें रिएक्शंस वगैरह सही होंगी। तो -260, दैट इज 0। ओके, चलिए अब इसका हम जल्दी से वो शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं। के ले लिया हमने, ठीक है। यहाँ पर आपका पॉइंट लोड था दैट इज 10 किलो न्यूटन, ठीक है। यहाँ पर यूडीएल है, और यहाँ पर आपका कपल मूवमेंट है, और इस कपल मूवमेंट की वैल्यू 20 किलो न्यूटन मीटर है, और यहाँ पर हमारा जो है दैट इज dy है, और साथ में यहाँ पर एक मूवमेंट था दैट इज m। दिस वाज अ फ्री बॉडी डायग्राम। जहाँ तक बात है हमने bx की बात की, तो bx तो 0 ही होता है, वो हमने रिएक्शंस में नहीं निकाले, वो अंडरस्टूड था कि bx की वैल्यू 0 है। ओके, चलिए अब इसके नीचे हम इस तरीके से वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर देते हैं, और बीम की एक्सिस हमने बना दी इस तरीके से। तो सबसे पहले a पर शेयर फोर्स की वैल्यूज थी 0, -10, तो 0 से -10 हमने यहाँ पर प्लॉट कर दिया। 0 से -10 तुरंत नीचे गया, दैट इज -10। हम नेक्स्ट पॉइंट पर आए, तो नेक्स्ट पॉइंट पर वैल्यू थी -10, तो -10 इसी लेवल पर आएगा। फिर इन दोनों के बीच में कोई लोड नहीं है, आप पूरा एफबीडी सही से बनाए, कोई लोड छूटे ना, क्योंकि हम इसी को देख के ही अपना थोड़ा बहुत एसएफडी का डायग्राम शेप वगैरह निर्धारित कर रहे हैं। तो वैल्यूज तो ठीक है अपनी जगह पर, -10 है, इन दोनों के बीच में कोई लोड नहीं है, तो ग्राफ कॉन्स्टेंट जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पर बी पर जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा था दैट इज डी, तो डी पर शेयर फोर्स की वैल्यू थी दैट इज -50, तो -50 का मतलब वो और नीचे जाएगा नेगेटिव -50। तो इन दोनों के बीच में यूडीएल है, तो शेयर फोर्स का डायग्राम इस तरीके से लीनियर जाएगा, दैट इज x⁴ ओके। फिर लास्ट पॉइंट पर वैल्यू थी -50, 0, तो -50 इसी लेवल पर आ जाएगा, दैट इज -50, और लास्ट में ये यहाँ पर 0 हो जाएगा अचानक से, और इन दोनों के बीच में कोई लोड नहीं है, तो ग्राफ कांस्टेंट जाएगा इस तरीके से। ये इंक्लाइन लाइन है हमारी, दिस इज अ इंक्लाइन लाइन, x⁴ दैट इज 1। ओके, तो ये बन गया इसका शेयर फोर्स डायग्राम। फिर से समझ लेते हैं,
ये फ्री बॉडी डायग्राम है। ये 10 स्टार्टिंग में 10 किलोमीटर नीचे की तरफ आया तो शेयर फोर्स का डायग्राम अचानक झटके से नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि फोर्सेस डाउनवर्ड है तो नीचे डायग्राम को नीचे ले जाएंगे। इन दोनों के बीच में कोई लोड नहीं है तो ग्राफ बिल्कुल कांस्टेंट गया। इन दोनों के बीच में यूडीएल है तो यूडीएल ग्राफ को नीचे ले जाएगा, लीनियरली ले जाएगा, क्योंकि एरोस नीचे की तरफ है तो ग्राफ नीचे गया। फिर इन दोनों के बीच में कोई लोड नहीं है तो ग्राफ कांस्टेंट गया। फिर अचानक से बी वाई आया तो झटका लगा, जहां जहां पॉइंट आउट हो गया वहां पर झटका लगा। ये बात पहले भी बताई जा चुकी है। तो दिस इज द शेयर फोर्स डायग्राम। ओके, अब इसके नीचे हम लोग बेंड न्यूमैन डायग्राम बना लेते हैं जल्दी से। जब हमने बेंड न्यूमैन डायग्राम बनाया तो बेंड न्यूमैन डायग्राम बनाने जाएंगे तो बेंड न्यूमैन ए पर वैल्यू 0 है तो वैल्यू यहां पर हमने प्लॉट कर दी, दैट इज 0। ओके, बी सी पर अगले पॉइंट पर वैल्यू -20 थी तो -20 एक्सिस से यहाँ कहीं नीचे आएगा, दैट इज -20। इन दोनों के बीच में ये कांस्टेंट था, दैट इज x⁻0, तो यानी कि यहाँ पर ये लीनियर जाएगा, दैट इज x⁻1। ओके, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर चूंकि कपल मूवमेंट था यहाँ पर, यानी कि दो वैल्यूज थी, एक वैल्यू थी -140, दूसरी वैल्यू -160, तो -140 यहाँ कहीं आएगा, -140, और उसी से झटके से वैल्यू -160 हो जाएगी। फिर यहाँ पर वैल्यू हमारी जो पहुंची थी दैट वाज -20, तो -20, और यहाँ पर जो पहली वैल्यू स्टार्ट हुई है वो -140 पे स्टार्ट हुई है, तो यानी कि -20 को -140 से ही जोड़ेंगे। तो फिर इनके बीच में ये x⁻1 जा रहा है, यानी कि ये जाएगा पैराबोलिक, दैट इज x²। ओके, और फाइनल वैल्यू थी -260,0, तो -260 और नीचे नेगेटिव जाएगा यहाँ पर कहीं, तो ये वैल्यू हो गई दैट इज -260, और 0 से अचानक से ये वैल्यू यहाँ पर इस तरीके से चली जाएगी। फिर यहाँ पर जो वैल्यू फिनिश हो रही थी ये दिट वाज -160, तो -160 को इससे जोड़ना है, तो इन दोनों के बीच में फिर शेयर फोर्स का डायग्राम कांस्टेंट जा रहा है x⁻0, तो यानी कि ये लीनियर जाएगा x⁻1। तो ये हमारा शेप हो गया है बेंड न्यूमैन डायग्राम का। ओके, फिर से ये चूंकि ये कांस्टेंट जा रहा है तो ये लीनियर जाएगा तो ये पैराबोलिक जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको अचानक से इस -140 पे अचानक से ये बेंड न्यूमैन को झटका लग रहा है नीचे, मतलब वैल्यू -140 पे आई थी तुरंत झटका लग रहा है, जो झटका लगना भी चाहिए क्योंकि यहाँ पर मूवमेंट है, और मूवमेंट होगा तो बेंड न्यूमैन डायग्राम को झटका लगेगा, दो वैल्यूज को बताएगा वो। और चूंकि वो एंटी क्लॉकवाइज था और लेफ्ट से कैलकुलेट कर एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव लिया जाता है, तो नेगेटिव का मतलब है और ग्राफ को नीचे ले गया, इसीलिए ग्राफ नीचे गया था। पिछले टर्न पे हमारा मूवमेंट हमने क्लॉकवाइज लिया था तो ग्राफ अचानक से सडनली ऊपर गया था, लेकिन यहाँ पर ग्राफ अचानक सडनली से नीचे जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर भी अचानक -260 से अचानक 0 क्यों गया, यानी झटके से ग्राफ खत्म हुआ, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास मूवमेंट है, रिएक्शन का मूवमेंट है। तो ये पहली वैल्यू थी -260 और दूसरी वैल्यू 0, और चूंकि ये मूवमेंट प्लस आ रहा था यानी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो क्लॉकवाइज चीजों को बढ़ाएगा लेफ्ट से कैलकुलेट करने पर, इसीलिए तुरंत ये -260 से 0 हो गया। तो इस तरीके से ये बन गया इसका शेयर फोर्स डायग्राम। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि कभी भी आपसे पूछता है कि कैंटिलीवर बीम के लिए एक स्पेशल चीज होती है, कैंटिलीवर बीम के लिए अगर आपसे कोई पूछता है कि शेयर फोर्स इज मैक्सिमम, शेयर फोर्स किस जगह मैक्सिमम, तो आपको ये कहना है शेयर फोर्स इज मैक्सिमम एट फिक्स सपोर्ट। शेयर फोर्स हमेशा फिक्स सपोर्ट पर मैक्सिमम होगा, एंड बेंडिंग मूवमेंट इज ऑल्सो मैक्सिमम एट फिक्स सपोर्ट, और फिक्स सपोर्ट पर ही बेंड मूवमेंट मैक्सिमम होगा। मीन्स यहां पर हम वो वाले रूल्स नहीं अप्लाई करेंगे कि जहां पर शेयर फोर्स का डायग्राम कट करता है वहां पर बेंड मूवमेंट मैक्सिमम होता है, ये सब चीजें कैंटिलीवर बीम के लिए फॉलो नहीं होती। आपको बस अगर आंसर देना है कि अगर कोई पूछता है कि बेंड मूवमेंट किस जगह पर सबसे मैक्सिमम है कैंटिलीवर बीम के लिए, तो आपको हमेशा कहना है इट इज मैक्सिमम एट द फिक्स सपोर्ट, और शेयर फोर्स भी मैक्सिमम होता है फिक्स सपोर्ट। आप ये देखिए, ये ग्राफ थ्रू यहां से गया बिल्कुल सबसे नीचे, यानी कि एक्सेस से बिल्कुल मैक्सिमम जा रहा है। हाँ ठीक है, ये नेगेटिव है वो अलग बात है, बट नेगेटिव मैक्सिमम है तो मैक्सिमम है, क्योंकि एक्सेस से बिल्कुल दूर, बिल्कुल मैक्सिमम दूरी पर है, तो यानी कि इसीलिए यहां पर देखिए शेयर फोर्स यहां पर -10 था, लेकिन यहां पर मैक्सिमम नेगेटिव जा रहा है। तो चाहे मैक्सिमम नेगेटिव हो चाहे मैक्सिमम पॉजिटिव हो, इट इज नोन एज मैक्सिमम, तो ये मैक्सिमम शेयर फोर्स है। इसी तरीके से आप यहां पर देखिए बेंड मूवमेंट का डायग्राम आया तो ये एक्सेस से बिल्कुल हट के, यानी कि मैक्सिमम नेगेटिव है, मैक्सिमम नेगेटिव हो चाहे मैक्सिमम पॉजिटिव हो, है तो वो मैक्सिमम ही, यानी कि इसी ग्राफ से भी ये पता चलता है कि शेयर फोर्स और बेंड मूवमेंट की दोनों की वैल्यू मैक्सिमम होती है कैंटिलीवर बीम के लिए, इट इज ऑलवेज एट द फिक्स सपोर्ट। यहां पर आपको वो रूल नहीं अप्लाई करने हैं सिंपली सपोर्ट ओवरहैंगिंग की, कि जहां पर शेयर फोर्स का डायग्राम कट करेगा वहां पर बेंड मूवमेंट मैक्सिमम होगा, ऐसी कोई चीज यहां पर नहीं होती। इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं कैंटिलीवर बीम का। तो इस बार हम इसको लेफ्ट साइड पर फिक्स कर दे रहे हैं। ओके, यहां पर फिक्स कर दिया, एक यूडीएल हमने ले लिया, फॉर एग्जाम्पल इसकी इंटेंसिटी हमने ले ली 10 किलो न्यूटन पर मीटर,
और एक सिंपल सा एक पॉइंट लोड ले लिया दैट इज ऑफ 10 किलोमीटर। ओके, से दिस डिस्टेंस इज 3 मीटर और मान के चलते हैं ये डिस्टेंस है 2 मीटर। दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, इज दिस पॉइंट इज सी। यहाँ भी हमें वही काम करना है, यहाँ पर भी आपसे कहा गया अभी रिएक्शंस निकालिए और एसएफडी और बीएमडी बनाइए। ठीक है, तो हम वही काम करेंगे। सबसे पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम, फिक्स सपोर्ट पे 3 रिएक्शंस होंगे। एक रिएक्शन सरफेस के अलोंग फिक्स सपोर्ट के ए वाई और ए एक्स हम लोग बना तो देते हैं लेकिन अधिकतर बार वो जीरो होता है। वैसे भी हमने बताया था स्टार्टिंग में कि शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट में जो भी हम कैलकुलेशंस लेंगे आगे चल के वो इसी के लिए लेंगे। और यहाँ पर हमारा मूवमेंट हो जाएगा दैट इज एम, ये हो गया एम। तो सबसे पहले हम समेशन ऑफ एम ए इक्वल टू 0 कर देते हैं रिएक्शंस निकालने के लिए, क्योंकि हमें पता है लेफ्ट के पॉइंट, इस पॉइंट के बाद मूवमेंट 0 कर दे रहे हैं। तो ए एक्स और ए वाई यहीं से गुजर रहे हैं, कोई मूवमेंट नहीं बनाएंगे। एम हमारा हो जाएगा, एम को हमने क्लॉकवाइज ही लिया है एम। इस यूवीएल के सारे लोड को हाफ इंटू 10 इंटू 3, तो हाफ इंटू 10 इंटू 3 30 दैट इज इक्वल टू 15। और यहाँ से डिस्टेंस L/3 होगी और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी दैट इज 2L/3। तो L/3 की वैल्यू हो जाएगी 3/3 दैट इज इक्वल टू 1 और 2L/3 की वैल्यू दैट इज 2। ठीक है, दिस डिस्टेंस इज L/3 क्योंकि बेस यहाँ पर पड़ रहा है, बेस से L/3। ये बात यूवीएल के लिए होती है। तो M लिया, फिर ये वाला लोड इस पॉइंट के अबाउट क्लॉकवाइज घूम गया यूवीएल का दैट इज +15 और इसकी डिस्टेंस यहाँ से 2L/3 है और 2L/3 की डिस्टेंस दैट इज 2 हो गई। फिर ये आया 10 हमारा क्लॉकवाइज घूम जाएगा 3 + 2 5 मीटर की डिस्टेंस लेके सारी डिस्टेंस ए से मेजर करनी है, इट इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये हो जाएगा m + 15 2 30 10 5 50 इज इक्वल टू 0, यानी कि m की वैल्यू हो जाएगी -80 किलो न्यूटन मीटर। माइनस का मतलब है कि ये मूवमेंट हमने अधिकतर हम क्लॉकवाइज ही लेते हैं लेकिन यहाँ पर मूवमेंट नेगेटिव आ रहा है, यानी कि ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज नेचर का। उसके बाद अप्लाई कर देते हैं समेशन FY0। जब समेशन FY0 में सिर्फ फोर्सेस देखने हैं, वर्टिकल फोर्सेस दैट इज AY और ये 15 नीचे की तरफ है दैट इज -15 और ये 10 नीचे की तरफ है दैट इज -10 इक्वल्स टू 0। तो AY की वैल्यू 25 किलो न्यूटन होगी। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या लिखना है, एक्स की वैल्यू तो ऑटोमेटिकली डिसाइडेड है दैट इज इक्वल टू 0। चलिए शेयर फोर्स की स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशंस को हम लेफ्ट से ही करेंगे। अब ए पर जब हम शेयर फोर्स निकालेंगे तो ए पर AX का तो वैसे भी कोई मतलब नहीं है और मूवमेंट M से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि अभी हम शेयर फोर्स से कैलकुलेशंस कर रहे हैं। लेकिन ए पर हमें पता है रिएक्शन वाला पॉइंट लोड है, यानी कि यहाँ पर पॉइंट लोड है AY के फॉर्म में, यानी कि यहाँ पर शेयर फोर्स की हमारे पास 2 वैल्यूज़ बनेंगी। पहले AY को काउंट नहीं करेंगे तो उसके लेफ्ट में कोई फोर्स नहीं है तो वैल्यू होगी 0। और हम पहले बताया था हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को वैसे भी काउंट नहीं करना है, वो अधिकतर 0 भी होता है, वो भी एक बात है। तो पहली वैल्यू 0 और दूसरी वैल्यू 0 + AY, क्योंकि AY ऊपर की तरफ है तो हो जाएगा 0 + AY करेंगे तो 0,25 आ जाएगा। जब हम B पर आएंगे, B पर कोई पॉइंट लोड नहीं है तो एक ही शेयर फोर्स की वैल्यू, तो B के लेफ्ट में फोर्सेस को देखना है तो वर्टिकल फोर्सेस को देखना है AY और ये 15। तो AY की वैल्यू 25 थी और 15 नीचे की तरफ है दैट इज इक्वल टू 10। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा C है, तो C पर हमारे पास पॉइंट लोड है, यानी कि यहाँ पर 2 वैल्यूज बनेंगी। पहले इस 10 किलो न्यूटन को काउंट नहीं करेंगे तो इसके लेफ्ट में देखें, इसके अलावा देखेंगे तो इसके अलावा यही AY और ये 15 है तो 25 - 15, यानी कि पहली वैल्यू हो जाएगी दैट इज 10 और दूसरी वैल्यू 10 और ये नीचे की तरफ है। अभी हम लेफ्ट से ही कैलकुलेट कर रहे हैं तो 10 - 10 तो फर्स्ट वैल्यू 10 और 0 आना भी चाहिए। ओके, अब आता है बेंडिंग मोमेंट एट द पॉइंट दैट इज A। अब आपको ध्यान रखना है ए पर हमारे पास कपल है, यानी कि हमारे पास कपल मूवमेंट है, भले वो रिएक्शन के फॉर्म में हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कपल मूवमेंट दैट इज M, तो यानी कि यहाँ पर बेंडिंग मूवमेंट की 2 वैल्यूज बनेंगी। तो हम मूवमेंट इसी पॉइंट के अबाउट लेंगे। अब इसके अगर हम पहले इस M को काउंट नहीं कर रहे हैं तो इसके लेफ्ट में कोई भी फोर्स नहीं, हॉरिजॉन्टल को तो वैसे भी काउंट नहीं करना है। और जहाँ तक बात है AY की, A से ही गुजर रहा है तो देखा जाए इसके लेफ्ट में कोई फोर्स नहीं है, वर्टिकल फोर्स नहीं है जो इसके अबाउट मूवमेंट बना दे, यानी कि पहली वैल्यू जो कि हमेशा ही होती है दैट इज 0। लेकिन चूंकि यहाँ पर रिएक्शन वाला मूवमेंट M है, हमने इसको पहले वैल्यू में शामिल नहीं किया, तो अब हम इसको शामिल कर देंगे दैट इज 0 + M। अब हम अपने फ्री बॉडी डायग्राम को देख रहे हैं। फ्री बॉडी डायग्राम में हमने M को क्लॉकवाइज ही माना है और लेफ्ट से कैलकुलेट कर रहे हैं, इसीलिए अभी हम चुपचाप यहाँ पर M लिख दे रहे हैं तो वैल्यू हो जाएगी 0। लेकिन जब हमने M की वैल्यू देखी तो -80 है। ठीक है, -80 से घबराने की जरूरत नहीं है, वो न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो आप सिंपली यहाँ पर जैसी उसकी वैल्यू है वैसे रख दीजिए 0 - 80, यानी कि 0, -80। ओके, उसके बाद आता है बेंडिंग मूवमेंट एट द पॉइंट दैट इज B। जब हम B पर बेंडिंग मूवमेंट निकालेंगे तो मूवमेंट हम B के अबाउट लेंगे, तो इसके लेफ्ट में जो चीज़ें हैं मूवमेंट, तो इसके लेफ्ट में काफ़ी सारी चीज़ें हैं। एक तो AY है और इसके लेफ्ट में मूवमेंट भी है, इसको भी काउंट करना है। बताया था किसी के लेफ्ट में अगर मूवमेंट है तो उसको काउंट जरूर करना है। और इसके लेफ्ट में ये UVL, इन तीनों का टोटल जो मूवमेंट बनेगा वही B पर बेंडिंग मूवमेंट होगा। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं M।
अपने फ्री बॉडी डायग्राम को हमेशा देखिए, एम की वैल्यू पर मत जाइए थोड़ी देर के लिए, बस एम क्लॉकवाइज है अभी ले लीजिए, वैल्यू ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी। फिर ए वाई क्लॉकवाइज घूम जाएगा 3 मीटर की डिस्टेंस लेके, यानी कि प्लस ए वाई इंटू 3। फिर ये वाला यूवीएल बी के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा, यानी कि -15 इंटू L/3 की वैल्यू 1 थी। तो m की वैल्यू थी हमारे पास -80, ए वाई की वैल्यू हमारे पास थी 25, तो 25 इंटू 3 हो गया 75 और -15। ओके, तो 80 -80 और 15 हो गया -95, तो वैल्यू इज इक्वल टू -20। ठीक, उसके बाद आता है बेंडिंग मूवमेंट एट द लास्ट पॉइंट दैट इज सी। जब हम सी पर निकालेंगे तो मूवमेंट सी के अबाउट लेंगे, इसके लेफ्ट में जितनी चीज़ें हैं मूवमेंट बनाने के हिसाब से उनको देखना है, ये फोर्स यहीं से गुजर रहा है, कोई मूवमेंट नहीं बनाएगा, तो इसके लेफ्ट में मूवमेंट जो मूवमेंट बनाएंगे ए वाई बनाएगा, 15 बनाएगा, और ये एम भी शामिल करना है, एम को भूल नहीं जाना है, क्योंकि किसी पॉइंट के लेफ्ट में यदि कोई मूवमेंट होता है, भले वो रिएक्शन वाला मूवमेंट हो, उसको शामिल जरूर करना है। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, एम कहीं छूट ना जाए, तो सबसे पहले लिखा दैट इज एम, इसके लेफ्ट में एम है। ठीक है, और ए वाई सी के अबाउट क्लॉकवाइज घूम जाएगा 3 + 2 5, यानी कि प्लस ए वाई इंटू 5। फिर ये वाला यूवीएल इसके बाद एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा L/3 + 2, यानी कि 1 + 2 3, दैट इज इक्वल टू -15 इंटू, एंड द डिस्टेंस इज 3 + 2, दैट इज इक्वल टू 5। ओके, एम की वैल्यू थी -80, ए वाई की वैल्यू 25 थी, तो 25 इंटू 5 हो गया 125, और 15 इंटू 5 हो गया 75। ओके, तो एम की वैल्यू थी -80 और ए वाई की वैल्यू 25 इंटू 5, और दिस इज 15 इंटू 2 + 1 दैट इज 3 था, दिस डिस्टेंस वॉज 3, बिकॉज ये L/3 + 2 था, 1 + 2 दैट इज इक्वल टू 3, तो दिस वैल्यू इज 15 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 45। 80 और 45 हो गया -125 है, -125 + 125 वैल्यू विल बी 0, वो 0 आना भी चाहिए। चलिए, अब ये वैल्यूज हमारे सामने आ गई, अब हम जल्दी से इसका हम शेयर फोर्स डायग्राम बनाते हैं और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं। तो फिर से फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम में हम अपना यहाँ पर ए वाई दिखा सकते हैं, एक रिएक्शन मूवमेंट दिखा सकते हैं दैट इज एम, यूवीएल दिखा दिया इस तरीके से, और एक पॉइंट लोड यहाँ पर दिखा दिया दैट इज ऑफ 10 kN। दिस डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू हियर दिस इज 3 मीटर एंड दिस डिस्टेंस इज 2 मीटर। ओके, दिस पॉइंट वॉज बी, दिस पॉइंट वॉज सी। वर्टिकल लाइन्स ड्रॉ कर देते हैं इस तरीके से। जब हमने ए पर जो हमारे पास वैल्यू थी शेयर फोर्स की वो 0,25 थी, यानी कि यहाँ पर वैल्यू 0 और तुरंत ये वैल्यू यहाँ पर पहुँच गई दैट इज 25। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पर वैल्यू थी दैट इज 10 शेयर फोर्स की, तो 10 यहाँ कहीं नीचे आ जाएगा दैट इज 10। ओके, अब ये ध्यान देना है कि ए और फ्री बॉडी डायग्राम में सारे फोर्सेस सब कंप्लीट होने चाहिए, भले आप डिस्टेंस वगैरह इतना ना दिखाएं लेकिन लोड जरूर दिखाएं, क्योंकि उसी की बिहाफ पर हम लोग ये ग्राफ कर्वेचर डिसाइड कर रहे हैं, तो कोई चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। तो इन दोनों के बीच में यूवीएल है, तो जब यूवीएल होता है तो शेयर फोर्स का जो डायग्राम होता है वो पैराबोलिक होता है, दैट इज x²। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट पर दो वैल्यूज थी दैट इज 10,0, तो 10 इसी लेवल पर आ जाएगा और तुरंत यहाँ पर 0 पहुँच जाएगा। इन दोनों के बीच में कोई लोड नहीं है, तो ग्राफ बिल्कुल कांस्टेंट जाएगा दैट इज x⁴0। तो ये बन गया इसका शेयर फोर्स का डायग्राम। फिर से समझ लेते हैं, मूवमेंट को तो वैसे भी लेना देना नहीं है, आप सिंपली ये समझिए कि यहाँ पर एक रिएक्शन था ऊपर की तरफ, तो अचानक ग्राफ को झटके से ऊपर ले गया, दो वैल्यूज़ के हैं, फिर इसके एरोस नीचे की तरफ हैं, पैराबोलिकली जाएगा लेकिन ग्राफ जाएगा तो नीचे ही, इन दोनों के बीच में कोई लोड नहीं था, तो ग्राफ बिल्कुल आराम से कांस्टेंट जाएगा, और जैसे इस पॉइंट पर आएगा नीचे की तरफ है तो तुरंत ग्राफ झटके से नीचे जाएगा। यानी कि शेयर फोर्स डायग्राम बहुत ही ईजी है लोड्स को देखकर बनाना। उसके बाद आता है हमारा बेंड मूवमेंट का डायग्राम। बेंड मूवमेंट पर वैल्यू थी, स्टार्टिंग पर वैल्यू थी 0, -80, तो हम बीम एक्सेस बना लेते हैं। तो 0 है और 0 से तुरंत गया -80, यानी कि 0 से तुरंत झटके से -80 हो रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर कपल मूवमेंट, जहाँ पर कपल मूवमेंट होता है या रिएक्शन के फॉर्म में हो वहाँ पर बेंड मूवमेंट को जरूर झटका लगेगा। तो 0, -80। नेक्स्ट पॉइंट पर वैल्यू थी दैट वाज -20, तो -20 यहाँ पर कम नेगेटिव है, तो दैट इज -20। फिर इन दोनों के बीच में ये x² है, तो ये क्यूबिक जाएगा दैट इज x³। ओके, और लास्ट पॉइंट पर वैल्यू थी दैट इज 0 थी वैल्यू। अब इन दोनों के बीच में ग्राफ x⁴0 जा रहा है, तो ये जाएगा x⁴ दैट इज 1, दैट इज लीनियर। ओके, तो ये मूवमेंट यहाँ पर था, इसलिए बेंड मूवमेंट को झटका लग रहा है। वैसे भी हमने बताया था फिक्स सपोर्ट पर दोनों चीजें मैक्सिमम होनी चाहिए, मतलब शेयर फोर्स। अब देखिए फिक्स सपोर्ट यहाँ पर था क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन है, तो यहीं पर फिक्स सपोर्ट रहा होगा।
इसी जगह पर शेयर फोर्स मैक्सिमम होना चाहिए। शेयर फोर्स देखिए मैक्सिमम जा रहा है, 25 वैल्यू है, और बेंड मोमेंट भी मैक्सिमम जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें अपने इन पॉइंट्स को भी ध्यान देना पड़ेगा कि शेयर फोर्स डायग्राम और बेंड मोमेंट डायग्राम मैक्सिमाइज होने चाहिए ऑलवेज एट द फिक्स सपोर्ट। तो थोड़ा सा वो आपको हेल्प कर देंगे कि कहीं आपका ग्राफ गड़बड़ ना हो जाए। कहीं आपको देखना है फिक्स सपोर्ट है, यहाँ पर तो मैक्सिमम जाना चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू गई है कि नहीं गई है, बेंड मोमेंट की मैक्सिमम वैल्यू गई है, मैक्सिमम नेगेटिव भी मैक्सिमम है, मैक्सिमम वैल्यू गई है कि नहीं गई है, तो वो चीज़ आप क्लियरली समझ सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कैंटिलीवर बीम में स्पेशल चीज़ें होती हैं, शेयर फोर्स और बेंड मोमेंट बोथ आर मैक्सिमम एट द फिक्स सपोर्ट। थैंक यू।